अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इंस्ट्रक्शनल मेथड्स ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि पेडागोजी का एक सब टॉपिक है। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यील्ड्स बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स। यानी कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन अगर आप देंगे ना बच्चों को तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट्स उसमें होंगे। यानी किस तरह की इंस्ट्रक्शन में, तो इंडिविजुअल यानी कि एक बच्चा जब ये कोई काम कर रहा होता है तो उसको बेनिफिट होगा, और कलेक्टिव यानी कि बाकियों को भी होगा। किस तरह के मेथड में, प्रोजेक्ट में, ड्रिल मेथड में, रेसिटेशन मेथड में या ग्रुप डिस्कशन मेथड में। तो देखें, प्रोजेक्ट मेथड जो है तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक बच्चे को भी आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ग्रुप में भी दे सकते हैं। ड्रिल मेथड में भी बच्चे ये है कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी तरह रेसिटेशन में भी। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि फ़र्ज़ किया आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा हो रहा है और कलेक्टिव बेनिफिट भी हो रहा होता है साथ साथ। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप इंस्ट्रक्शन। ग्रुप इंस्ट्रक्शंस के क्या प्रिंसिपल हैं या ग्रुप मेथड के क्या उसूल हैं। इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन एंड ब्लेंडिंग, उनको आप मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन करें, उनको डिवाइड करें। पार्टिसिपेशन, सबकी शमूलियत होनी चाहिए। एंड इवैल्यूएशन, और उनको आप जज भी करें। पीरियड ऑफ एक्सरसाइज, ग्रुप साइज, एम्फेसिस, असाइनमेंट, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साइज़ ग्रुप का मुनासिब होना चाहिए, और उसके बाद पीरियड ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए। असाइनमेंट आप दें। कैपेबिलिटी, यानी कि काबिलियत को देख के कोई काम दिया जाए। सुपरविजन, ग्रुप को आप सुपरवाइज करें। और अप्रिसिएशन, और उनकी आप तारीफ़ भी करें साथ साथ। तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन या ग्रुप डिस्कशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो इनमें ये सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रुप इंस्ट्रक्शन के ये सारे मेथड्स प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट है, इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग आर। यानी कि टीचिंग मेथड, जो नए नए टीचिंग मेथड्स हैं वो कौन से हैं, इनोवेटिव मेथड्स कौन से हैं। माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी आगे डिस्कशन हो जाएगी आने वाले कुछ MCQs में, तो अभी मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। तो जो ये इनोवेटिव मेथड्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ये तीनों इनोवेटिव मेथड्स हैं, यानी कि तीनों जो नए तरह के मेथड्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इसका आंसर हो जाएगा। द टर्म माइक्रो टीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कॉइन्ड बाय वाइट W. एलन एंड हिज को-वर्कर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA इन द ईयर। यानी सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का वर्ड कहाँ पे USA में यूज़ हुआ था, लेकिन कब यूज़ हुआ था, 1962, 61, 63 या 64 में। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1961 में माइक्रो टीचिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ था। द मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग आर। माइक्रो टीचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स होते हैं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 24। तो माइक्रो टीचिंग में कम से कम जो है ना 5 to 10 स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैक्सिमाइज टाइम पीरियड इन माइक्रो टीचिंग इज़ 5 to 10 मिनट्स। यानी माइक्रो टीचिंग में जो मैक्सिमम टाइम होता है ना 5 to 10 मिनट्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो लिया जाता है। नेक्स्ट है, विच आर द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की लिमिटेशन या उसका डिएडवांटेज क्या है। तो माइक्रो टीचिंग यह है कि कॉस्टली, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, नॉट रियल टीचिंग, ये इसका लिमिटेशन है। इट इज़ ट्रेनिंग टेक्निक, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो माइक्रो टीचिंग ये है ना कि बेसिकली ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है। ट्रेनिंग टेक्निक है, यानी कि मोस्टली टीचर ट्रेनिंग के लिए भी ये माइक्रो टीचिंग इस्तेमाल होती है। लो लेवल पे जाके तो आप प्रैक्टिस की जाती हैं चीज़ें। तो इसमें यह है कि ये स्कूल में आप इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो यह है कि आपको उनको बहुत ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों को, और इवन कि आपको टीम टीचिंग करनी पड़ेगी, तब जाके माइक्रो टीचिंग को आप स्कूल में कर सकते हैं। विच मेथड रेफर्स टू ऑपरेशन इन विच अ रियल सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन अनदर फॉर्म। तो कौन सा मेथड है जिसमें जो रियल सिचुएशन है ना उसको दूसरी किसी फॉर्म में आप दिखाते हैं। तो रियल सिचुएशन इन विच अ रियल सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन अनदर फॉर्म, यानी कि
प्रोजेक्ट मेथड में, सिमुलेशन मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड में या रेसिटेशन मेथड में। रेसिटेशन जो होती है ना, जो जैसे आप पहाड़े याद करते हैं ना, वो रेसिटेशन कह सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को आप कोई साइंस प्रोजेक्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है तो अर्थ की जो लेयर्स है ना उस पे आप प्रोजेक्ट उनको दे देते हैं किसी चार्ट पे या दीगर कोई मटेरियल लेके, तो वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके हवाले से वो डिटेल इकट्ठी करेंगे, रिसर्च करेंगे। सिमुलेशन मेथड जो है तो ये इमिटेशन या मॉडल होता है, यानी कि आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म के हवाले से आप अगर करना चाहते हैं डिस्कशन, तो इसमें आप कोई मॉडल ला सकते हैं, इवन के कायदे आज़म की आप नकल करेंगे, इमिटेट करेंगे, उनकी तरह बोल के दिखाएंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। तो ये इसमें देखें ना, सिमुलेशन में क्या होता है कि आप जो है तो रियल सिचुएशन को एक अलग से तरह से आप बयान करते हैं, यानी कॉपी करते हैं आप, तो ये सिमुलेशन मेथड आ जाएगा इसमें। विच आर द पैरामीटर्स ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन के क्या पैरामीटर्स हैं? स्टाइलाइज्ड आर्टिफिशियल सिमुलेशन होती है, गेम्स भी हो सकती हैं, फ्री ड्रामा भी हो सकता है, एंड इलस्ट्रेशन स्केच हो सकता है, डायग्राम या डिज़ाइन, इस तरह इलस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो सिमुलेशन आप जैसे समझ गए हैं पिछली स्लाइड में, तो सिमुलेशन में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डैश मेथड ऑफ टीचिंग कैन बी इंजॉयबल, रियलिस्टिक एंड हेल्पफुल, यानी कि टीचिंग का कौन सा मेथड है जो कि इंजॉयबल भी हो सकता है, रियलिस्टिक भी और हेल्पफुल भी हो सकता है। तो लेक्चर मेथड इंजॉय कोई नहीं करता, सिमुलेशन मेथड, रेसिटेशन मेथड और ड्रिल मेथड। तो रेसिटेशन और ड्रिल में भी कोई इंजॉयमेंट नहीं होती। सिमुलेशन में आप देखें ना, अगर ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करके आप कोई चीज़ आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, एक तरह से वो हेल्पफुल भी होगा, इंजॉयबल भी हो सकता है। प्रोग्राम लर्निंग इज अ सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, most of which requires a response to be made by completing a blank space in sentence. This definition of program instruction was coined by, तो ये प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की ये डेफिनेशन किसने दी थी? स्मिथ एंड मूर, सुसान, लीथ, माइकल जे एप्टर। तो ये जो है ना डेफिनेशन लीथ ने दी थी। और प्रोग्राम लर्निंग के हवाले से नीचे भी मैंने दिया हुआ है कि रिसर्च बेस्ड सिस्टम होता है विच हेल्प लर्नर वर्क सक्सेसफुली। द लर्निंग मटेरियल इज इन अ काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक और टीचिंग मशीन और कंप्यूटर। तो ये एक तरीके से प्रोग्राम जो है ना प्लानिंग करके तो एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बच्चों को दी जाती है प्रॉपर तरीके के साथ। उसमें मशीन लर्निंग भी हो सकती है टेक्स्ट बुक के जरिए भी, और एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इन अ टीम टीचिंग मेथड, 2 or more teachers make a plan of the subject or subjects cooperatively, carry it out and always evaluate its effect on the students periodically. This definition of an innovative teaching was furthered by. तो ये टीम टीचिंग ये होता है ना कि एक से ज़्यादा जब टीचर्स इकट्ठे होके तो पढ़ाते हैं कोऑपरेटिवली और फिर इवेल्युएट भी करते हैं उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर, तो ये टीम टीचिंग होती है, एक से ज़्यादा टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। तो ये डेफिनेशन जो ऊपर दी गई है टीम टीचिंग की, ये किसने दी थी? ये NB नाइक ने दी थी ये डेफिनेशन। ड्यूरेशन ऑफ मैक्रो टीचिंग, एक होती है ना माइक्रो टीचिंग, तो ये मैक्रो टीचिंग है बड़े लेवल की। ये ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है? 30 to 40 minutes, 40 to 50 minutes, 45 to 55 या 55 to 60 minutes। तो मैक्रो टीचिंग क्या होती है कि व्हेन अ टीचर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द इंटायर क्लास एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये लंबी ड्यूरेशन की होती है और एक टीचर जो है तो एक्सटेंडेड लेक्चर देता है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वो एक बच्चों को जो है ना कम्प्लीटली वो डिटेल से पढ़ाता है। तो ये 30 to 40 मिनट्स का जो लेक्चर होता है ड्यूरेशन होती है मैक्रो टीचिंग में। क्लासरूम एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो उसमें फिजिकल एक्शन होता है, मेंटल एक्शन होता है, मेनी एक्शंस होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस होते हैं। किस तरह के एक्शन होते हैं उसमें देखें ना, क्लासरूम में जो है तो फिजिकल एक्शन भी हो सकते हैं और मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं। ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग। ड्रामा या रोल प्ले के जरिए, रोल प्ले वही मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दी ना, फॉर एग्जांपल कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल का रोल प्ले करेंगे, एक बच्चे को कायदे आज़म बना लेंगे, अल्लामा इकबाल बना लेंगे, वो उनका रोल प्ले करेगा या ड्रामा आप उसके ऊपर बना लेते हैं। तो ये क्या पढ़ाने में मददगार होता है? लैंग्वेज, साइंस, मैथ, हिस्ट्री। तो रोल प्ले ये है कि हिस्ट्री पढ़ाने के लिए ज़्यादा मददगार होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आर,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है बोला? एक मीन्स ऑफ मीटिंग थ्रू अ टेलीकम्युनिकेशन मीडियम। इट इज जेनरिक टर्म फॉर लिंकिंग पीपल बिटवीन 2 और मोर लोकेशंस बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए आप जो है तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं, यानी कम्युनिकेट करवाते हैं उनको। तो ये टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? ऑडियो, जस्ट आप ऑडियो सुनते हैं एक दूसरे की बात, जैसे टेलीफोन के ऊपर, या ऑडियो ग्राफिक भी हो सकती है, उसमें आप ऑडियो सुनते भी हैं, साथ में आप अपनी स्क्रीन भी शेयर करते हैं। जैसे मसलन आप लैपटॉप के ऊपर अगर आप किसी से ऑडियो में या कंप्यूटर के ऊपर ऑडियो उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ में आपकी जो स्क्रीन है वो भी आप शेयर कर रहे हैं, तो ये ऑडियो ग्राफिक हो जाएगी। और वीडियो में आपको पता है कि नज़र भी आता है और आप गुफ्तगू भी करते हैं। तो ये 2 तरह की जो है, कितनी तरह की होती हैं? ये 3 तरह की होती हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप्स। 3 टाइप्स होती हैं जो नीचे मैंने डिस्कस कर ली हैं। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग? देखें ना, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग या कंप्यूटर टेली कंप्यूटर के जरिए मैंने बताया हो सकती है ना। टीवी पे आप देखें, वो टीवी वाले बात करेंगे लेकिन आप सुनेंगे, कॉन्फ्रेंसिंग तो ना हुई ना, आप तो कम्युनिकेट उनके साथ नहीं कर सकते। तो ये टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती। विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग? जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग करवाते हैं ना बच्चों से, तो उनमें जिम्मेदार कौन होता है? एक इंडिविजुअल, एक बच्चा जिम्मेदार होता है, या पूरा ग्रुप होता है, या ए एंड बी दोनों होते हैं? तो इसमें जो है तो पार्टिसिपेंट सारे जिम्मेदार होते हैं। सी आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू? कोऑपरेटिव लर्निंग ये होता है ना, यानी मिलजुल के सीखना। तो ये एक अल्टरनेटिव है किसका? मुतबादल है किसका? कॉम्पिटिटिव मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स, लेसन प्लान्स, माइक्रो टीचिंग। ये कॉम्पिटिटिव मॉडल्स का मुतबादल है कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी कि कॉम्पिटिटिव मॉडल में क्या होता है कि बच्चों से कंपटीशन करवाया जाता है उनके ग्रेड और रिवार्ड्स के लिए। तो जबकि कोऑपरेटिव ये मैथमेटिक्स और साइंस में ज्यादातर इस्तेमाल हो सकता है, जबकि इसका जो है ना मुतबादल क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग, मिलजुल के पढ़ना, और दूसरी तरफ कंपटीशन करना। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव मॉडल, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप इज? कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में कितने बच्चे हो सकते हैं? 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। ये 3 to 4 बच्चे होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के अंदर। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज? कोऑपरेटिव लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है? इफेक्टिव लर्निंग होती है, कोऑपरेशन होता है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, या डिवीजन ऑफ लेबर होता है? देखना, लेबर की बात अगर आप लेबर लें तो फिर लर्निंग को तो वो लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में इफेक्टिव लर्निंग भी होती है, कोऑपरेशन भी होता है, लेकिन क्या है असल चीज? कोऑपरेटिव लर्निंग में पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं लेकिन पॉजिटिव। आप भी दूसरे को कोई चीज देते हैं, दूसरे से आप कुछ ना कुछ लेते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसमें देखें कोऑपरेशन भी होता है, जाहिर है इफेक्टिव लर्निंग भी, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमने आंसर देखना होता है इसमें। CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू, कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटरव्यू। तो CAI से बनता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर की मदद से जब आप कोई हदायत देते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो CAI बोलते हैं उसको। बी इसका आंसर हो जाएगा। विच इज वास्ट इन स्कोप? स्कोप में सबसे बड़ा कौन क्या है इनमें से? टीचिंग टैक्टिक, टीचिंग टेक्निक, स्ट्रेटजी या मेथड? देखिए, स्ट्रेटजी सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद मेथड आ जाता है, फिर टेक्निक आ जाती है, टैक्टिक। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो सबसे बड़ी है स्कोप में, सबसे पहले आ जाती है स्ट्रेटजी। सी आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स फाइंड आर एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन? कौन से मेथड में बच्चे जो है तो इंफॉर्मेशन फाइंड भी करते हैं, उनको मालूमात मिलती भी है, और अपने आप को एक्सप्लोर भी करते हैं, अपने आप को वो वजाहत करते हैं, बयान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्कशन करते हैं? लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, ड्रिल मेथड में, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में? तो देखें ना, एक्सप्लोर करना अपने आप को, तो ये बच्चे ज़्यादा लेक्चर मेथड में तो वो खामोश होते हैं, तो ड्रिल मेथड में भी एक्सप्लोरेशन तो कुछ नहीं होती, वो जस्ट वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी वो खामोश होते हैं और पैसिव लर्नर होते हैं। जबकि डिस्कवरी मेथड में बच्चों को कोई काम दिया जाता है और उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं छोटे लेवल की, तो ये उससे वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव भी करते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, यानी रिसर्च बेस्ड स्टडी होती है एक तरह की डिस्कवरी मेथड। माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन? माइक्रो टीचिंग कब स्टार्ट हुई?
1960 में स्टार्ट हुई है। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ, माइक्रो टीचिंग में किसकी कॉम्पिटेंसी पे जोर दिया जाता है, कॉम्पिटेंसी पे, मेथड, स्किल्स, कंटेंट्स, ऑल ऑफ द। जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका ना कि माइक्रो टीचिंग में ये है कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है माइक्रो टीचिंग, तो ये इसमें स्किल्स सिखाई जाती हैं, महारतें सिखाई जाती हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर, ये आप याद रखें। स्किल्स हो जाएगा। विच मेथड इज मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस पढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन में ये होता है ना कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर भरपूर वजाहत देते हैं और उसका कोई मॉडल वगैरह या दीगर जो है तो रेलिवेंट मटेरियल सामने रखते हैं, टेबल पे फर्ज किया आप हैं, साइंस का कोई भी इक्विपमेंट सामने रख के वो आप बच्चों को इकट्ठा करके आप जब प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन की एक एग्जांपल है। डिस्कशन आपको पता है, और लेक्चर मेथड। तो ये प्रोजेक्ट मेथड ये होता है, जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका, किसी भी टॉपिक के ऊपर बच्चों को आप प्रोजेक्ट देते हैं, वो घर से कंप्लीट करके लाते हैं, रिसर्च करके उसके हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, मॉडल भी बना सकते हैं वो। तो विच मेथड इज मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस पढ़ाने में सबसे बेहतरीन मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड। उसमें आप बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, उसके ऊपर वो खुद से काम करके लाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज दैट ऑफ, यानी कि कौन से तरीकाकार में मोस्ट डायरेक्ट आपका एक्सपीरियंस होता है, मोशन पिक्चर में, विजुअल सिंबल में, डेमोन्स्ट्रेशन में। देखें ना, मोशन पिक्चर इस तरह वीडियो हो गई, विजुअल सिंबल आप कोई सिंबल, आप कोई चीज़ किसी को दिखाते हैं तो, या डेमोन्स्ट्रेशन पहले भी डिस्कस हो चुका, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप कोई चीज़ बयान करते हैं, दिखाते हैं तो, या फील्ड ट्रिप, जब आप किसी जगह का विजिट करते हैं ना, मसलन आप ये है कि किसी फैक्ट्री का विजिट करते हैं, बच्चों को आपने पढ़ाया है कि फॉर्म कैसे बनता है, या कोई गाड़ी कैसे उसकी जो है तो बनाई जाती है, मुख्तलिफ पुर्जे कैसे जोड़े जाते हैं, जब वो विजिट करके उधर से देखेंगे खुद तो जाके, तो या तारीखी कोई मुकामात देखेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो ये फील्ड ट्रिप से उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो इससे ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको मिलेगा। डी आंसर हो जाएगा। द मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन, एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नाउन एज, वो मेथड जिसकी बुनियाद ये है कि बच्चे एसोसिएट करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, एक्टिविटी करते हैं और कोऑपरेशन करते हैं, तो ये कौन सा मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट मेथड में ये है कि बच्चे आपस में एक्टिविटी वो होती है, एक्टिविटी है, वो एसोसिएट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, अगर ग्रुप में प्रोजेक्ट आपने दिया हुआ है तो डेमोन्स्ट्रेशन में देखें ना, आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं, डिस्कशन में भी एसोसिएशन या एक्टिविटी नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्टिविटी तो होती है, लेकिन ये है कि वो इंडिपेंडेंटली वो कोई भी आप प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आप उनको देते हैं तो वो सॉल्व करते हैं, कुछ हद तक ये चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑन, साइंटिफिक मेथड का जो है तो अल्टीमेट फोकस क्या होता है, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। देखें ना, आप साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं कि बिल आखिर एट द एंड आपने क्या करना है, आपने लॉ बनाना है, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। साइंस का काम ही ये है ना, किसी नतीजे पे पहुंचना, तो ये डी आंसर हो जाएगा। द टीचिंग मेथड रेकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान इज, यानी कि एलिमेंट्री साइंस टीचर्स के लिए पढ़ाने के लिए जो मेथड रेकमेंड किया जाता है पाकिस्तान में, वो कौन सा है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या इंक्वायरी मेथड। तो पाकिस्तान में इसको रेकमेंड किया जाता है। ये क्या होता है कि इंक्वायरी मेथड इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ एजुकेशन फोकस्ड ऑन आस्किंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वगैरह करते हैं आप उनसे, तो ताकि वो एक्टिव लर्न कर सकें, तो ये एलिमेंट्री लेवल पे ये आ जाएगा इंक्वायरी मेथड। डी, टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन डेवीज फिलासफीज, डेवी की क्या फिलासफी थी, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग होती है, वो प्रैग्मेटिज्म होता है, यानी कि रियल लाइफ में आप किसी भी थ्योरी को जब उसको यूज़ करते हैं तो ये प्रैग्मेटिज्म होती है। तो टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन डेवीज फिलासफी, डेवी की फिलासफी पे कौन सा मेथड बेस करता है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंक्वायरी मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो है तो डेवी की फिलासफी के ऊपर, जॉन डेवी है नाम उनका, तो ये एजुकेशनिस्ट हैं वो, तो ये प्रोजेक्ट मेथड ये है कि एक तरह का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है
तो प्रैक्टिकल एक वर्क करते हैं बच्चे, तो ये डेवी की फिलासफी के ऊपर ये बेस करता है प्रोजेक्ट मेथड। विच टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द assumption of Herbert Spencer stresses that the learner should be told as little as possible। यानी कि कौन सा टीचिंग मेथड है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की एक assumption के ऊपर वो डिपेंड करता है, और वो क्या कहता है कि बच्चों को कम से कम पढ़ाया जाए। तो ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड या लेक्चर मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि ये आर्मस्ट्रांग ने प्रपोज किया था, तो इसमें एक प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को, एंड देन स्टैंड, टीचर प्रॉब्लम देखे क्या होता है, स्टैंड असाइड व्हाइल दे डिस्कवर द आंसर, द एम ऑफ मेथड इज टू डेवलप द साइंटिफिक। तो अब बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है ना, टीचर साइड पे हो जाता है और वो क्या करता है कि बच्चे उसका आंसर तलाश करना करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और इस मेथड से क्या होता है कि बच्चों का एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनता है, यानी कि इसमें कम से कम पढ़ाया जाता है और बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको ह्यूरिस्टिक मेथड और दूसरे लफ्ज़ों में प्रॉब्लम मेथड भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा आंसर। द मेथड बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर इज, ट्रायल एंड एरर से क्या मुराद है, यानी प्रॉब्लम होगी तो आप ट्रायल करेंगे, एरर भी आएगा, तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर इज वो कौन सा है, ह्यूरिस्टिक मेथड। उसको देखें 2-3 नाम आ जाते हैं इसके, असल ये है कि ये ह्यूरिस्टिक मेथड है। ये स्टूडेंट हु परफॉर्म्स इंडिपेंडेंटली एट द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज, साइकोमोटर डोमेन ये है ना कि ये सिम्पसन ने 1972 में प्रेजेंट की थी। इसकी कुछ आगे लेवल्स हैं। सबसे पहले इमिटेशन, आप कॉपी करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, प्रिसिजन, फिर आर्टिकुलेट करते हैं, और फिर नेचुरलाइजेशन, आपके अंदर वो कोई चीज़ें परमानेंटली एक हैबिट बन जाती है। तो ये इसकी डिटेल आप आने वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या है कि स्टूडेंट हु परफॉर्म इंडिपेंडेंटली एट द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज, साइकोमोटर डोमेन में जब बच्चे इंडिपेंडेंटली कोई चीज परफॉर्म करने लगते हैं ना, तो वो कौन सा लेवल होता है उस डोमेन का, आर्टिकुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, प्रिसिजन या इमिटेशन होता है। इमिटेशन तो बिल्कुल शुरू में होता है, तो ये जो है ना आर्टिकुलेशन होता है, बेसिकली आर्टिकुलेट करना, यानी कि उस चीज़ को आप इंडिपेंडेंटली जब करने लगते हैं, परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसको आर्टिकुलेट करना कहते हैं। और नेचुरलाइजेशन जब आपकी एक लाइफ का वो हिस्सा बन जाता है, वो नेचुरलाइजेशन होता है। ये स्टेप्स हैं मुख्तलिफ, आने वाली स्लाइड में ये मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, आप वीडियो रोक के इसको आप पढ़ सकते हैं। तो किसी लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मैं ये डोमेन्स के ऊपर भी आपको बताऊंगा, और ये मज़ीद आप इसकी जो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन के हवाले से फर्दर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं इस डोमेन के, साइकोमोटर डोमेन के। नेक्स्ट है टीचिंग इज द मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द ग्रुप गाइड द इमैच्योर and infant members in their adjustment of life. This definition of teaching method is defined by, यानी कि टीचिंग से मुराद ये है ना कि एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द सोसाइटी या ग्रुप क्या करते हैं कि इमैच्योर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, उनको वो गाइड करते हैं ताकि वो एडजस्ट हो सकें। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, योकम एंड सिम्पसन ने ये डेफिनेशन दी है। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि डैश डिफाइंस टीचिंग मेथड एज फॉलोज, activities that are designed and performed to produce change in behavior। तो किसने ये डेफिनेशन दी है कि टीचिंग मेथड क्या होता है कि वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आपके बिहेवियर में एक तब्दीली ला सकें। तो ये डेफिनेशन दी थी क्लार्क ने। टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। दिस डेफिनेशन ऑफ टीचिंग इज एट्रीब्यूटेड। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, बर्टन ने दी थी ये डेफिनेशन। नेक्स्ट है कि द नेचर ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग कैसी चीज है, ट्रायंगुलर प्रोसेस, अ चेन ऑफ एक्टिविटीज, इंटीमेट कंटैक्ट। तो ये इसमें तीनों चीजें आ जाती है। देखिए ना, ट्रायंगुलर प्रोसेस भी है, ये चेन ऑफ एक्टिविटीज भी है, इंटीमेट कंटैक्ट, क्लोज कंटैक्ट होता है आपका। तो ये ट्रायंगुलर प्रोसेस इस लिहाज से होता है कि आप क्या करते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिंग टुगेदर देयर थियोरेटिकल नॉलेज आपका होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और उसको मिला के आप क्या करते हैं कि नई लर्निंग आप करते हैं। तो ये ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है, यानी कि ईच लेवल पे आप क्या करते हैं, न्यू लर्निंग, फीडबैक इनटू प्रैक्टिस रिजल्टिंग इन फर्दर लर्निंग। तो नई लर्निंग होती है, फीडबैक होता है, फिर नई लर्निंग होती है। इस तरह से ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। ऑल ऑफ द अबव, डी इसका आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ डैश टाइप्स। टीचिंग के प्रिंसिपल्स कितनी तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। जनरल मेन कैटेगरीज 2 होती हैं प्रिंसिपल, टीचिंग के उसूलों की 2 कैटेगरीज होती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कंप्राइज ऑफ, टीचिंग प्रिंसिपल
जो है तो वो कंप्राइज करते हैं किस चीज़ पे वो बेस करते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, जनरल प्रिंसिपल होते हैं, बोथ ए एंड बी। तो ये दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, साइकोलॉजिकल एंड जनरल टीचिंग प्रिंसिपल्स। सी आंसर हो जाएगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर एन्यूमरेटेड एज, जनरल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी, लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, नॉलेज ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी, प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल पार्टिसिपेशन। ये तमाम जो है ना ये टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। और क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्टूडेंट मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक। ये देखें ना ये साइकोलॉजिकल, इन साइकोलॉजिकल वो एलिमेंट्स होते हैं ना जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी नफ्सियात से रिलेटेड होते हैं। तो ये देखें इन्वायरमेंट है, बेहतर इन्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट, स्टूडेंट की मोटिवेशन होनी चाहिए, और रीइंफोर्समेंट और फीडबैक। तो ये देखें सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आ जाती हैं, ये जनरल में नहीं आती। ए हो जाएगा आंसर। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर, फर्दर इसको डिटेल से दिया गया है कि फीडबैक होता है, रीइंफोर्समेंट होती है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनामिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट करते हैं आप, सेल्फ लर्निंग होती है, फोस्टिंग क्रिएटिविटी होती है, एक्सप्रेशन होता है, और रेमेडियल टीचिंग होती है। ये सारे क्या हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड, परमानेंट चेंज बिहेवियर में क्या कहलाती है, लर्निंग। ये हो जाएगा आंसर। टीचिंग क्या होती है, हेल्प्स द चाइल्ड टू मेक इफेक्टिव एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट, बच्चे को इस काबिल बनाती है कि इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट हो सके। डिवेल्प्स इमोशनल स्टेबिलिटी इन पीपल, बच्चे के अंदर एक इमोशनल जज्बाती स्टेबिलिटी वो लाती है, जज्बात को अपने को कंट्रोल करता है वो। ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होता है, टीचिंग से ये दोनों चीजें हो जाती हैं, ए एंड बी। सी आंसर हो जाएगा। टीचिंग इज डैश अ प्रोफेशन एज वेल एज अ साइंस, टीचिंग एक प्रोफेशन भी है और साइंस भी है। एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक आर्ट भी है और साइंस भी है। द आर्ट विच ब्रिंग्स फॉर द लर्नर्स इन बॉर्न टैलेंट्स, एक ऐसा आर्ट है जो कि लर्नर के इन बॉर्न टैलेंट्स को वो सामने लाता है। ऑल ऑफ द अबव, तो टीचिंग जो है ना तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें टीचिंग में आ जाती हैं। प्रोफेशन भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है, और इससे क्या होता है, टीचर के इनबॉर्न जो टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज होती हैं ना वो सामने आ जाती हैं टीचिंग से। द स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव इन, कौन से मेथड में बच्चे जो है ना खामोश होते हैं, पैसिव होते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड में, डिस्कशन मेथड में, लेक्चर में। देखें ना आपने पहले डिस्कस की, डिस्कशन मेथड में तो बच्चे डिस्कस करते हैं, ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो ज़ाहिर है वो काम करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में भी उनको काम दिया जाता है। तो लेक्चर मेथड में ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें स्टूडेंट्स पैसिवली लिसन कर रहे होते हैं और वो पैसिव लर्नर होते हैं। डी आ जाएगा। लेक्चर मेथड इज बेनिफिशियल फॉर, लेक्चर मेथड क्यों फ़ायदेमंद है, प्राइमरी क्लासेस के लिए, मिडिल के लिए, जूनियर के लिए या हायर क्लासेस के लिए। तो इवन के प्राइमरी, मिडिल और जूनियर जो क्लासेस होती हैं ना, इनके लिए एक्टिविटी बेस्ड मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग इतना बड़ा नहीं होता कि वो लेक्चर को एब्जॉर्व कर सकें, लेक्चर के जरिए वो चीज़ों को ये है कि वो समझ सकें। तो ये हायर क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। डी लेक्चर मेथड कैसा है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, प्रिंसिपल सेंटर्ड होता है या स्कूल सेंटर्ड होता है। अब देखें ना ये स्टूडेंट सेंटर्ड तो नहीं होता, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, प्रिंसिपल और स्कूल का इससे ताल्लुक नहीं होता, ये टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि टीचर उसमें जो है तो लेक्चर दे रहा होता है और वो एक्टिव होता है, जबकि बच्चे पैसिव होते हैं। बी हो जाएगा। डैश मेथड इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन सा मेथड जो है तो बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं या हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है ना, तो कौन सा मेथड है जो कि इस चीज़ को इग्नोर करता है, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड या डिस्कशन मेथड। कौन सा मेथड है जो कि बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देखता बल्कि सारे बच्चों को एक ही उस पर रखता है, ठीक है। तो ये लेक्चर मेथड में आपको पता है कि बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देखा जाता बल्कि बस वो एक लेक्चर है दिया जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको टीचिंग मेथड्स के हवाले से काफ़ी मालूमात मिल चुकी होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।